देखिए आपका सीआरपीसी में 161 तक बताया गया, केस भी बताया गया आपका। और अब आपका जो पढ़ना है 162, 162 से भी आपका इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनता है, प्री में भी बनता है और आपका मेंस में भी बनता है। यानी कि मेंस में तो पूरा आपका क्वेश्चन बनता है। लेकिन फिर एक बार आपको बता दिया जाए, पुलिस तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित व्यक्ति को तलब करती है, बुलाती हैं साक्षियों को, और इसके लिए 160 के तहत रिटेन आर्डर जारी करती है। ऐसे व्यक्तियों को जब बुला लिया गया या कुछ व्यक्तियों को घर पर जाकर पूछताछ की गई तो 161 में, और जो पूछताछ में बातें लिखी गई हैं उसका एविडेंशियल वैल्यू क्या होगा, यानी कि साक्ष्य में महत्व क्या होगा, इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से सेक्शन 162 में किया गया है। सेक्शन 162 अब देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक एक छोटी छोटी बातें भी आपको गौर करनी पड़ेगी। देखिए हेडिंग पहले देखिए, पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाए जाना, कथनों का साक्ष्य में उपयोग। यानी कि सेक्शन 161 के तहत पुलिस ने जिन व्यक्तियों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, क्या उन व्यक्तियों का उन कथनों पर साइन कराया जाएगा कि नहीं, तो कानून कहता है कि साइन न कराया जाए। और दूसरी बात, पुलिस ने जो स्टेटमेंट दर्ज किया है उसका एविडेंस में कैसे यूज किया जाएगा, कैसे प्रयोग किया जाएगा, तो पहले हेडिंग पर ही चर्चा किया जाए और तब अन्य बातों पर आपका चर्चा किया जाएगा। पहला ये है कि आखिर पुलिस ने स्टेटमेंट देने वाले का साइन या अंगूठा चिन्ह जो भी कहिए क्यों नहीं लिया जाता है, क्यों कानून मना करता है। पहला क्वेश्चन ये उठा। और यदि साइन करा ही लिया गया तो क्या वह कथन विसंगत हो जाएगा, अग्राह्य हो जाएगा कि ग्राह्य बना रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये उठता है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब दिया जाए, क्यों साइन कराने से रोका गया है। इसका बेस लिखना पड़ेगा। जुरिस्प्रूडेंशियल बेस ये है कि पुलिस अधिकारी साक्षी का कथन केवल संक्षिप्त रूप में लिखता है और कभी कभी तो वह बहुत ही संक्षिप्त होता है। इसलिए यह रोक लगाई गई है कि उस पर साक्षी के हस्ताक्षर न कराए जाएं। इसका जुरिस्प्रूडेंशियल मने आधार ये भी है कि विचारण के समय साक्षी स्वतंत्र रूप से कथन कर सके और उसे जरा भी भय न हो कि उसने पुलिस के समक्ष क्या कथन किया था। यानी कि साक्षियों की को स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसे जरा भी भय न हो कि उसने पुलिस के समक्ष क्या बयान दिया है, और साइन करा लेने पर हो सकता है उसे भय हो जाए कि पुलिस के समक्ष हमने ये बयान दिया था, अब कैसे मैं इस बयान से विपरीत बयान दूं। हो सकता है कि वह डर जाए। तो इस डर भय को निकालने के लिए ही ये कहा गया है कि आपका कह सकते हैं
कि पुलिस द्वारा जो भी स्टेटमेंट दर्ज होगा 161 का, उस पर उस स्टेटमेंट देने वाले का साइन नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात इसमें आई कि यदि हस्ताक्षर करा ही लिए जाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये भी आपका पूछा जाता है कि यदि साइन करा ही लिया गया तो इसका क्या प्रभाव होगा, क्या वह कथन अग्राह्य हो जाएगा। इस विषय पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में ही स्पष्ट रूप से बता दिया। केस देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेज MK एंथोनी। फिर एक बार देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेज MK एंथोनी 1985 सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने इस केस में यह स्पष्ट कर दिया कि अगर कथनकर्ता का हस्ताक्षर करा लिया जाता है तो मात्र इस कारण से वह कथन अग्राह्य नहीं होगा, यानी कि अस्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वह कथन आपका साइन कराने के बावजूद भी न्यायालय स्वीकार करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि न्यायालयों को ऐसे कथनों पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए, यानी कि विचार करते समय न्यायालयों को अति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दूसरा हेडिंग में देखिए, कथनों का साक्ष्य में उपयोग। तो प्री के लिए आता है जो कि ऐसे कथन का साक्ष्य में उपयोग किसके लिए, खंडन के लिए कि संपुष्टि के लिए, यानी कि आपका कार्बोरेट के लिए किया जाएगा, यानी कि संपुष्टि के लिए किया जाएगा कि कंट्राडिक्शन के लिए, यानी कि खंडन के लिए, ये पूछा जाता है। ये जरूर याद रखिएगा कि ऐसे कथन का उपयोग केवल और केवल खंडन के लिए, कंट्राडिक्शन के लिए किया जाएगा, संपुष्टि के लिए नहीं। अब यहाँ भी आपको तर्क देना है। तर्क ये देना है कि आखिर क्यों ऐसे कथन का उपयोग केवल और केवल आपका खंडन के लिए किया जाता है, संपुष्टि के लिए नहीं। इसलिए इसका प्रयोग केवल खंडन के लिए किया जाता है कि ऐसा कथन शपथ पर नहीं लिया जाता, न ही प्रति परीक्षा द्वारा इसकी जांच की जाती है, और संपुष्टि के लिए इसलिए प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि कथनों को ठीक से अभिलिखित करने के लिए पुलिस पर विश्वास नहीं किया जाता। यानी कि आज भी भारत में पुलिस पर उतना विश्वास नहीं किया जाता कि पुलिस कथनों को अच्छे ढंग से लिखी होगी। यह एक विकट स्थिति है, इसीलिए कानून पुलिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता। और आपका अब आइए 162 का बेयर एक्ट देखा जाए और बेयर एक्ट में जो टेक्निकल बातें हैं उसको देखा जाए। यह अभी हेडिंग केवल बताई गई आपका। देखिए पहला क्लास, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, अभी बताया गया। साइन ले लिया जाता है तो क्या प्रभाव होगा, वह भी आपको अभी बताया गया। अगला देखिए इसमें, और न ऐसा कोई कथन या
उसका कोई अभिलेख, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या न हो, और ऐसे कथन का या अभिलेख का कोई भाग ऐसे किसी अपराध की जो ऐसा कथन किए जाने के समय अन्वेषणाधीन था, किसी इंक्वायरी या ट्रायल में, इसमें इसके पश्चात यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। यानी कि पहले क्लास में आपका इतनी बातों में दो बातें निकली। पहला कि जो स्टेटमेंट दर्ज किया गया है उस पर साइन नहीं कराया जाएगा। दूसरा, एविडेंस में ऐसे कथनों का प्रयोग सामान्यतः नहीं होगा, लेकिन जब तक कि परंतु में मामला न आ जाए तो प्रोविजो क्या कहता है, आइए हम प्रोविजो देखते हैं। परंतु जब कोई ऐसा साक्ष्य जिसका कथन उपर्युक्त रूप से लेखबद्ध कर लिया गया है, ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है। यानी कि फिर आप देखिए, यहाँ भी आपका टेक्निकल थोड़ा देखना है। यानी कि 162 में ये जो प्रोविजो है ये थोड़ा टेक्निकल है, और आपका 161 के तहत किसी व्यक्ति ने अपना कथन दर्ज कराया है। 162 के तहत ऐसे व्यक्ति को अभियोजन की ओर से, प्रोसिक्यूशन की ओर से, ये भी सतर्क रहना है, किस रूप में बुलाया गया हो, विटनेस के रूप में, यानी कि साक्षी के रूप में, और ऐसे व्यक्ति का जो कथन है वह न्यायालय में प्रूफ कर दिया गया हो, साबित कर दिया गया हो। तो जो आपका अभियुक्त है, यानी कि जो अभियुक्त पक्ष है, वह ऐसे कथन का प्रयोग ऐसे साक्षी की बातों के खंडन के लिए कर सकता है, या अगर अभियोजन चाहता है तो ऐसे कथन का प्रयोग न्यायालय की अनुज्ञा लेकर ऐसे कथन का प्रयोग खंडन के लिए कर सकता है, यानी कि कंट्राडिक्शन के लिए। लेकिन कभी भी ऐसे कथन का प्रयोग आपका कह सकते हैं कि आपका संपुष्टि के लिए नहीं किया जाएगा। अब इसमें भी आपका कुछ टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं। पहला टेक्निकल क्वेश्चन ये बनता है कि अगर अभियुक्त ने ऐसे गवाह को बुलाया हो तो क्या 162 अप्लाई होगी कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा अप्लाई नहीं होगी। भाई आपका यानी कि यदि अभियुक्त ने अपनी ओर से ऐसे गवाह को तलब किया हो न्यायालय में, तो 162 अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 162 के लिए यह आवश्यक है, ये सतर्क होकर देखना है कि ऐसे व्यक्ति को गवाह के रूप में अभियोजन द्वारा, प्रोसिक्यूशन द्वारा बुलाया गया हो। पहला नियम, किस रूप में बुलाया गया हो, विटनेस के रूप में, उसकी बातें अभियोजन ने प्रूफ कर दी हो। प्रूफ की हो का मतलब किसी व्यक्ति ने यह कथन किया था, तब ऐसी दशा में अभियुक्त उस व्यक्ति के कथनों का खंडन करने के लिए ऐसे कथनों का प्रयोग कर सकता है। लेकिन अभियोजन सामान्यतः खंडन के लिए प्रयोग नहीं कर सकता। तो अभियोजन कब खंडन के लिए प्रयोग कर सकता है? तो न्यायालय की अनुज्ञा से
यानी कि न्यायालय की परमिशन लेकर। तो आखिर प्रोसिक्यूशन को कब न्यायालय की अनुज्ञा की आवश्यकता पड़ती है, अब हमें ये देखना। देखिए, जब कोई गवाह होस्टाइल हो जाता है, पक्षद्रोही हो जाता है, यानी कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के तहत होस्टाइल हो जाता है, पक्षद्रोही हो जाता है, तब अभियोजन मांग करता है कि हजूर इस गवाह को होस्टाइल घोषित किया जाए और तत्पश्चात आपका होस्टाइल उसे घोषित किया जाता है और तब अभियोजन न्यायालय की अनुज्ञा लेकर ऐसे गवाह द्वारा किए गए कथन का खंडन कर सकता है, यानी कि आपका कंट्राडिक्शन के लिए प्रयोग कर सकता है। लेकिन ये परंतुक में निकला, लेकिन इस धारा का दो एक्सेप्शन है और अच्छे से याद रखना है। इस धारा का कोई प्रभाव एविडेंस की धारा 27 और एविडेंस की धारा 32 के क्लाज 1 पर नहीं पड़ेगा। यानी कि दो एक्सेप्शन हैं और दोनों एक्सेप्शनों को भी अच्छे से तैयार रखना है। और वह अपवाद देखिए, पहला आपका अपवाद है साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 और दूसरा अपवाद है 27। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुलिस के समक्ष 161 का स्टेटमेंट दर्ज कराया गया है और अगर मामला एविडेंस की धारा 32(1) में आ जाए या यदि मामला 27 में आ जाए, तो 162 ऐसे मामलों में अप्लाई नहीं करेगी। यानी कि 162 से ये मामले बाहर जाएंगे, यानी कि 162 का ये दोनों धाराएं एक्सेप्शन हुई। तो दोनों सेक्शन देखिए एविडेंस के, सेक्शन 32(1) डीडी या डाइन डिक्लेरेशन से संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी व्यक्ति ने पुलिस के समक्ष 161 का बयान दिया हो और तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है और उसने अपने बयान में अपने मृत्यु के कारणों के बारे में बताया हो या उस संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में बताया हो जिसमें उसकी मृत्यु हुई है, तो ऐसी दशा में ये जो आपका कथन है, ये कथन आपका मृत्युकालिक कथन माना जाएगा। भले ही पुलिस ने दर्ज किया हो, लेकिन एविडेंस की धारा 32 के क्लाज 1 के तहत यह डीडी मृत्युशैया का कथन, मृत्युकालिक कथन, मृत्युकालिक घोषणा मानी जाएगी। 27 आ जाइए। 27 बताती है कि यदि कोई अभियुक्त पुलिस के समक्ष बयान दिया हो, उस बयान से को किसी तथ्य का पता लगा हो, तो जितने बयान से तथ्य का पता लगा है, उतना बयान और पता लगा हुआ तथ्य दोनों रेलेवेंट होंगे, भले ही वह पुलिस के समक्ष दिए गए हों। इस प्रकार आपका 162 में जो मुख्य बातें थी वह भी आपका समाप्त हो गई। अब आपका कह सकते आपका इसके बाद आपका 162 के बाद 163 एक लाइन का है। कभी जल्दी पूछा नहीं जाता, लेकिन एक लाइन बता दिया जाए। कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना।
यानी कि जब पुलिस पूछताछ करे तो न तो कोई उत्प्रेरणा दे, न धमकी दे, न वचन दे, न ही दिलवाए, यानी कि टार्चर न करे। इसका मतलब ये हुआ। अब आइए 164 देखा जाए। सेक्शन 164 से मेंस में फिर क्वेश्चन बनते हैं। इधर मेंस में आपका ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आपका फिर बता दिया जाए 167 इसके बाद क्वेश्चन बनता है, फिर 173 बनता है, 172 बनता है, यानी कि मेंस के लिए भी 3 कम से कम इसके बाद क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आइए 164 से आपका देखा जाए और कैसे इसको कोरिलेट करेंगे ये आपको बताया जाएगा। तो आपका 164 शुरू किया जाए। जब भी सीआरपीसी की धारा आप 164 पढ़िए, पहले आपका कुछ कोरिलेशन करना पड़ेगा और तब आपका इसको पढ़ाया जाएगा। देखिए प्रश्न आपका बना लिया जाए। प्रश्न कैसे बनता है कि संस्वीकृतियों और कथनों को मजिस्ट्रेट द्वारा कैसे लिखा जाता है, आपका उसकी प्रक्रिया का वर्णन करिए। या न्यायिक संस्वीकृति, यानी कि आपका ये जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है इसका उल्लेख करिए। या इसी में दे देगा कि संस्कृतियों, न्यायिक संस्वीकृतियों को कैसे आपका लिखा जाता है। संस्वीकृति और कथन में अंतर बताइए, यानी कि कन्फेशन लिखने और स्टेटमेंट लिखने में आप अंतर बताइए। इंटरव्यू में भी पूछा गया है और इंटरव्यू में जो आपका यहाँ पूछा गया है, आपका ये पूछा गया है कि जब मजिस्ट्रेट कन्फेशन लिख देता है तो अभियुक्त को एक सर्टिफिकेट देता है, एक प्रमाण पत्र देता है। उस प्रमाण पत्र का नाम क्या है, ये सीबीआई के एपीओ के इंटरव्यू में पूछा गया। तो उस प्रमाण पत्र को कहते हैं सेटिस्फैक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि संतुष्टि प्रमाण पत्र। संतुष्टि प्रमाण पत्र। देखिए आपका कौन कौन सा सेक्शन पहले कोरिलेट करना है वो देखा जाए। जो सेक्शन आपका कोरिलेट करना है धारा 164 के साथ, साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 पढ़ना है, 25 पढ़ना है, 26 पढ़ना है और धारा 80 पढ़ना है। ये एविडेंस की धारा पढ़नी है। जो आपका इसी के साथ आपका कोरिलेट करना है सीआरपीसी की धारा 161 और 162, ये सीआरपीसी की। इसी के साथ आपका सीआरपीसी की धारा 164 पढ़ना है, 281 पढ़ना है और 463 पढ़ना है। 463 पढ़ना है, ये सीआरपीसी की धारा। इसी के साथ आपका आईपीसी की एक आईपीसी की भी धारा पढ़ लेनी है और आईपीसी की धारा 193। यानी कि कुल मिलाकर आइए एकदम शुरुआती दौर से चला जाए और आपका जब भी 164 पढ़िएगा तो एक इसी के साथ एविडेंस की धारा 29 भी पढ़नी है। इसको पहले कोरिलेट कुछ किया जाए। देखिए बेयर एक्ट आपका शुरू करने से पहले ये आवश्यक है कि कुछ सामान्य बातें जानिए जिससे आपका कुछ कंसेप्ट बने।
और तब आपका बेयर एक्ट की एकाएक बातें बताई जाए। आपका आइए शुरुआत किया जाए एकाएक बातों से। सबसे पहले आपका शुरुआत हम करते हैं एविडेंस एक्ट से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 ये बताती है कि अगर किसी अपराध के अभियुक्त ने किसी प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष आपका संस्वीकृति किया है और प्राधिकारवान व्यक्ति ने ऐसी कन्फेशन या संस्वीकृति कराने के लिए या तो उत्प्रेरणा दी है या वचन दिया है या धमकी दिया है, तो ऐसा जो कन्फेशन होगा, संस्वीकृति होगी, वह विसंगत होगी। ये एविडेंस एक्ट की धारा 24 बताती है। फिर एविडेंस की धारा 25 बताती है कि पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति यानी कि कन्फेशन अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा, यानी कि ये भी कन्फेशन विसंगत होगा। अगर कन्फेशन अभियुक्त किया है, अपना अपराध स्वीकार किया है अभियुक्त पुलिस ऑफिसर से। लेकिन 26 आपका दो बातें बताती हैं और दो बातें आपका एविडेंस की 26 से कवर करना है। पहली बात यह है कि यदि कोई अपराध का अभियुक्त व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा या कस्टडी में हो और पुलिस से संस्वीकृति न करता हो, बल्कि पुलिस के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संस्वीकृति करता हो, तो वह संस्वीकृति भी विसंगत होगी। यानी कि जो काम सीधे नहीं किया जा सकता उसे टेढ़ा भी नहीं किया जा सकता, यानी कि जो कार्य डायरेक्ट नहीं किया जा सकता उसे इनडायरेक्ट वे में भी नहीं किया जा सकता, यानी कि जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं हो सकता। ये सिद्धांत स्पष्ट रूप से एविडेंस की धारा 26 में समाहित है। एक और सिद्धांत है 26 में कि संस्वीकृति पर पुलिस की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन 26 में ही एक एक्सेप्शन है। 26 में एक एक्सेप्शन ये है कि पुलिस अभिरक्षा में होते हुए यदि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति कन्फेशन करता है तो वह साक्ष्य में रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जुडिशियल कन्फेशन या न्यायिक संस्वीकृति की उत्पत्ति होती है एविडेंस की धारा 26 से, और जो न्यायिक संस्वीकृति 26 के तहत कराई गई है वह कौन लिखेगा, कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए प्रोसीजर का उल्लेख सीआरपीसी में किया गया है। लेकिन यानी कि जब भी सीआरपीसी की धारा मेंस में 164 लिखिएगा, आप एविडेंस की धारा 24, 25, 26 को जरूर आधार पहले बनाइएगा, क्योंकि 26 से ही 164 निकलेगी। एक सेक्शन और बचा है आपका, बता दिया जाए तब सीआरपीसी में आया जाए। एक सेक्शन एविडेंस का ये बचा है आपका, पहले शुरुआती दौर में बता दिया जाए कि जो कन्फेशन आपका मजिस्ट्रेट ने लिखा है यदि वह एविडेंस के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है
तो न्यायालय यह प्रिजम्पशन करेगा, यह उपधारणा करेगा कि ऐसा कन्फेशन सही है और जिस परिस्थिति में कन्फेशन लेना चाहिए वह परिस्थितियां भी विद्यमान थी। यानी कि परिस्थिति के बारे में भी प्रिजम्पशन और कन्फेशन के बारे में भी प्रिजम्पशन या उपधारणा या अनुमान, ये सब सही है। अब आइए पहले कोरिलेट आपका 161 162 से कर लिया जाए। सीआरपीसी अभी बताया गया, सीआरपीसी की धारा 161 में पुलिस स्टेटमेंट दर्ज करती है, लेकिन अभी बताया गया कि 162 के तहत साक्ष्य में उसका प्रयोग केवल और केवल कंट्राडिक्शन के लिए, यानी कि केवल खंडन के लिए हो सकता है। अगला आपका देखना है सीआरपीसी की धारा 164 और एविडेंस की धारा 29 का रिलेशन। ये अभी उत्तराखंड जे में ये केस आया भी था। देखिए, सीआरपीसी की धारा 164 बताती है कि जब मजिस्ट्रेट कन्फेशन लिखेगा तो वह चेतावनी अभियुक्त को देगा, 3 चेतावनी देगा। यानी कि पहले आपका चेतावनी दी जाएगी, 3 चेतावनी। पहली चेतावनी दी जाएगी कि अब ऐसा व्यक्ति कन्फेशन करने के लिए अर्थात अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, ये पहली चेतावनी। दूसरी जो चेतावनी दी जाएगी वह ये दी जाएगी कि वह जो भी बोले स्वेच्छा से बोले, कोई यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं है। तीसरी चेतावनी दे दी जाएगी कि वह जो भी कन्फेशन करेगा वह उसके विरुद्ध आगे इंक्वायरी और ट्रायल में एविडेंस के रूप में प्रयोग किया जाएगा। यदि इतनी चेतावनी देने के बाद भी अभियुक्त कन्फेशन के लिए तैयार हैं तो उसका कन्फेशन लिखा जाएगा। लेकिन एविडेंस की धारा 29 ये बताती है कि अगर चेतावनी दी जानी चाहिए और चेतावनी नहीं दी गई और कन्फेशन करा लिया गया तो वह कन्फेशन आपका सुसंगत होगा, रेलेवेंट होगा, वैध माना जाएगा। अब इन दोनों प्रावधानों में टकराव उत्पन्न हो गया। 164 कहती है सीआरपीसी कि चेतावनी दी जानी चाहिए, जबकि आपका 29 एविडेंस कहता है कि चेतावनी देने की आवश्यकता नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय ने अभी आपका उत्तराखंड जे में ये केस पूछा गया था, सिंघाड़ा सिंह वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य। सिंघाड़ा सिंह वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य। सिंघाड़ा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के केस में उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट रूप से बता दिया कि यदि मजिस्ट्रेट सेक्शन 164 के तहत कन्फेशन दर्ज करता है तो ऐसी दशा में उसे चेतावनी देना बाध्यकारी है, आज्ञापक है, मैंडेटरी है। अगला देखिए, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कन्फेशन भी लिखा जाता है, स्टेटमेंट भी लिखा जाता है। दोनों के लिखने के तरीके अलग हैं, आपका अंतर बताया जाएगा आगे, लेकिन पहले कोरिलेट कर लिया जाए। आपका जो कन्फेशन या स्टेटमेंट लिखे जाते हैं 164 के तहत
उसके लिए जो मेथड दिया गया है, ढंग दिया गया है, वह ढंग आपका सीआरपीसी की धारा 281 में दिया गया है। ढंग कहाँ दिया गया है? तो सीआरपीसी की धारा 281 में। और अगर लिखने में कोई गलती हो गई करा जा सकता है कि नहीं, इसके लिए प्रावधान सीआरपीसी की धारा 463 में किया गया है। तो आगे 164 की भूमिका आपकी बांध दी गई, बता दिया गया। और अगला क्लास आपका कल चलेगा। फिर बता दिया जाए, अगला क्लास आपका कल चलेगा। धन्यवाद।